बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जो परिचय की मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है। वो व्यापारियों के संकट मोचक हैं और कुछ ऐसा है उनका कि वो सहज अवेलेबल हैं, इसलिए वो सबके प्यारे और दुलारे हैं। चलिए मिलते हैं सीधे संजय पटवारी जी से। नमस्कार पटवारी जी, आपके बारे में जैसा कि मुझे पता है जी। आप सहज अवेलेबल होते हैं। आपने अब तक शुरू से बताइए क्या किया? देखिए, शुरू से तो चूँकि बचपन काल रहा एजुकेशन की पढ़ाई की, और मेरा अपना ये सोच रहा है कि हम अपनी आप को लोगों के साथ किस तरह से मदद कर सकें। ये बचपन से एक सोच रही है। मैं आपको बता दूं कि मेरे माताजी और पिताजी के अनुसार पूरा घर अगर पिक्चर जाता था, थिएटर जाता था, तो मैं उनसे कहता था कि मैं थिएटर नहीं जाऊँगा, उस टिकट के पैसे आप मुझे दे दो। उसके पीछे मेरा कंसेप्ट ये था कि 3 घंटे अगर हम किसी थिएटर में पिक्चर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं उसे बर्बाद मानता था, तो वो 3 घंटे में किसी अच्छे काम में क्यों ना दे दूँ। तो शुरू से मेरा ये सोच रहा है कि लोगों की मदद कैसे कर सकती है, लोगों के काम हम कैसे आ सकते हैं, लोगों के सहायक हम किस तरह से हो सकते हैं। अगर इस दुनिया में हम आए हैं, भगवान ने पैदा सबको किया है, मरना सबको है, लेकिन अगर हम इस दुनिया में हमने जन्म लिया है, ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, तो शायद किसी अच्छे कामों के लिए मुझे भेजा है, और मेरा ये फर्ज बनता है कि लोगों के काम करके मैं ऊपर वालों का धन्यवाद कहूँ। पटवारी जी, आप बहुत सारे संस्थाओं में बहुत सारे पदों पर कार्यरत हैं। आप हम विस्तार से बताइए, इन दोनों आप कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं? देखिए, आपने ठीक कहा है, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि व्यक्ति के लिए पद महत्वपूर्ण नहीं होता, काम महत्वपूर्ण होता है, और उसकी पहचान अपने काम से बनती है, पद से नहीं बनती है। और झांसी से लेकर पूरे देश में ऐसे तमाम ऐसे नाम हैं जो व्यक्ति कभी भी किसी पदों पर नहीं रहे हैं, लेकिन आज उनकी पूरे विश्व में पहचान है। तो मेरा अपना मानना है कि काम ही मेरी पहचान है। जहाँ तक पद की बात है, तो वर्तमान में मैं जो व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन है कैट, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसका मैं राष्ट्रीय मंत्री हूँ। गोहई ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में गोहई वैश्य महासभा का जो प्रकल्प है, उद्योग व्यापार प्रकल्प, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और तमाम ऐसी संगठन हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जहाँ तक सरकारी संस्थाओं की अगर हम बात करें, तो सरकारी संस्थाओं में श्रम बंधु का, उद्योग बंधु का, व्यापार बंधु का, विद्युतीकरण योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का, और तमाम ऐसी सरकारी सेवाएं हैं जिनमें सरकार के साथ जुड़कर, सरकार के साथ सहायक होकर हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि काम की भी, जैसा मैंने कहा, पहचान है। बहुत कम लोगों ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा सम्मान लोगों द्वारा किए गए हैं। लगभग 700 के आसपास तमाम स्वयंसेवी संगठनों ने, एनजीओ ने और सरकार ने मुझे सम्मानित किया है। प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किए गए हैं। एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का है, उसमें नेहरू युवा केंद्र में यूथ अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है। दिल्ली में भामाशा अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है, और तमाम विदेशों में जब मैं गया तो वहाँ तमाम विदेशी एनजीओ ने मुझे सम्मानित किया है। और सम्मानित करने का, विदेशों की बात चली है, तो आप कहाँ कहाँ रहे हैं और वहाँ क्या किया? देखिए, आधिकारिक रूप से अगर हम बात कहें, तो व्यापारिक विजिटों की अगर हम बात करें, तो 3 देशों में हमने व्यापारिक विषय को लेकर मैं गया हूँ, और वहाँ मैंने सेमिनार और गोष्ठियाँ सरकारी और अर्ध सरकारी या प्राइवेट रूप से मैंने अटेंड की हैं। ऑस्ट्रेलिया में गया हूँ, और ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय एनआरआई हैं उनके साथ में रहा हूँ, उनके साथ मैंने मीटिंग की है। और उधर मैंने जाना है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हम ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेशी जो व्यापारिक संबंध हैं उन्हें कैसे हम स्थापित कर सकते हैं, उस पर हमने काम किया है। हमारा प्रयास ये है कि भारतीय लोग भी अपना प्रोडक्ट, अपना उत्पादन विदेशों में जाएं, तो उसके रास्ता खोलने का मैंने काम किया है। सिंगापुर में भी एक फिनटेक फेस्टिवल होता है, सिंगापुर सरकार का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, उसमें लगभग 112 देशों ने भागीदारी की है। कैट की ओर से, भारत की ओर से मैंने उसे रिप्रेजेंट किया है। वहाँ 100 कुछ देशों के लोगों के साथ मैंने बैठ के वार्ता की है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात किस तरह से एक दूसरे देशों में हो सकता है, क्योंकि अब जो व्यापार का तरीका ग्लोबलाइजेशन हो गया है, विश्व व्यापार एक हो गया है। तो उस व्यापार में विदेशों को क्या मेरी आवश्यकता है, मेरे क्या प्रोडक्ट की आवश्यकता है, और हम उनको क्या दे सकते हैं।
इस पे काम चल रहा है और ऐसी तमाम बड़ी प्रतिष्ठान है जिन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आयात निर्यात का लाइसेंस दिलाकर एक दूसरे देशों से हमने व्यापार को स्थापित करने का काम किया है। वो सिंगापुर हो, ऑस्ट्रेलिया हो, थाईलैंड हो, ऐसी तमाम जगह हैं जहां हमने व्यापारियों को एक करने का काम किया है। आपने जो कहा कि एक वेनेजुएला जो देश है उसने तो ऑलरेडी ये बंद कर दिया है। थोड़ी मुसीबत आ रही है क्योंकि प्रेसिडेंट को शायद हो सकता है इस्तीफा देना पड़े क्योंकि लोग परेशानी में। भारत में भी काफी परेशानी का माहौल था क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके पास ना तो पैसे बहुत कम होते हैं, चिल्लड़ी होती है और उनको भी लाइन में लगकर, एटीएम की लाइन में लगकर जहां नोट बदलने पड़ रहे हैं तो उधर पीछे बैकडोर से भी काफी फ्रॉड चल रहा है। जैसे कहते हैं कि बैंक वाले मिले हुए हैं, रिजर्व बैंक वाले मिले हुए हैं या बैंक मैनेजर मिले हुए हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब ऐसा देखिए, मेरा अपना मानना है कि 135 करोड़ हिंदुस्तानी, 135 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हुए हैं और वो उनका समर्थन कर रहे हैं। हम लोग कुछ समस्या अगर आई है तो उसे हम लोग फाइट कर रहे हैं, हम बट उनके साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं। कुछ लोग जरूर हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो अपनी राजनीति है, अपना उनका वो एक दृष्टिकोण है। लेकिन कमोबेश पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि नोटबंदी होकर इस देश में एक स्वच्छता के साथ, हम लोग गर्व के साथ, अपने सम्मान के साथ रहते हुए पूरे विश्व में भारत का नाम एक बार फिर से तिरंगा का नाम अपना फहराएं और रोशन करें। इतना सब कुछ आपने किया, कब से आप इस मुहिम से जुड़े हुए हैं? कितने साल हो गए आपको? देखिए, लगभग मैं 1988 लगभग 33 साल पहले सबसे पहले एक इंदिरा गांधी विचार मंच होती थी, एक छोटी सी एनजीओ बनी थी, उसमें मैंने प्रवेश किया। उसके माध्यम से मैं लोगों के संपर्क में आया। फिर जब स्टूडेंट था तो फिर मैंने बीकेडी में छात्रों की राजनीति की और छात्रों की राजनीति करने के बाद चूंकि मैं एक व्यापारी का पुत्र हूँ, मुझे लगा कि व्यापारियों की पीड़ा बहुत है, व्यापारियों का दर्द बहुत है, व्यापारियों की समस्याएं बहुत हैं, लेकिन कोई उनको रखने वाला नहीं है, सही प्लेटफॉर्म तक उन्हें ले जाने वाला नहीं है, चाहे वो लोकल स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, एक देश स्तर पर हो। तो फिर मैं व्यापार मंडल से जुड़ा और व्यापार मंडल से जुड़ने के बाद फिर मैंने उनकी समस्याओं को उठाया और समस्या उठाने के बाद सन 2000 में मुझे लगा कि एक मजबूत प्लेटफॉर्म व्यापारियों के बीच में चाहिए। तो फिर मैंने उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल सन 2000 में मैंने स्थापना की इसकी, और स्थापना करने के बाद मैं लगातार सेवा कर रहा हूँ। और फिर मैं आपको बता दूं, मैंने व्यापार भी उसी तरह का चुना। पहला मेरा जो व्यापार था फोर फादर के समय में, पिताजी के समय में, पूर्वजों के समय में हमारा तंबाकू और कपड़े का व्यापार था। तंबाकू का व्यापार जब समाज सेवा में आया तो मुझे कतई पसंद नहीं आया कि तंबाकू समाज के लिए हानिकारक है, तो इसे बाइंड अप करके हम किस तरह का अपना व्यापार करें। जब मैंने तंबाकू के व्यापार को बाइंड अप किया तो मुझे लगा करना चाहिए, तो मुझे लगा कि व्यापार भी ऐसा करें जिससे व्यापारियों की सेवा हो। तो मैंने सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी शुरू की। वो इसलिए कि व्यापारी हमेशा असहाय महसूस करता था। रात को जब वो अपने घर जा रहा है पैसा लेके तो असहाय है, घर में पैसा रखा है तो उसे डर है, तो उनकी सुरक्षा प्रदान करने का काम भी हमने झांसी में शुरू किया। व्यापारियों को सिक्योरिटी गार्ड हमने देना शुरू किया। उनकी व्यापारियों की हिंदी में अगर बात करें तो चौकीदारी करने का काम हमने शुरू किया कि व्यापारियों का अगर सही कोई चौकीदार है तो हमें उनकी सुरक्षा प्रोवाइड हम कराएंगे। और धीमे धीमे समय सिक्योरिटी गार्ड के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का जो आजकल चल गया है, सीसीटीवी कैमरे का, मेटल डिटेक्टर का काम, वॉकी टॉकी का काम, फिर मैंने उसे अपनाया कि आधुनिक तरीके से आज के टेक्नोलॉजी से व्यापारियों को जोड़ा है। तो फिर मैंने उससे जोड़ दिया और मैं उसका काम कर रहा हूँ, लोगों को लाभ दे रहा हूँ। आज सरकारी संस्थाओं में और प्राइवेट रूप से मैं लोगों को आधुनिक सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ। संजय पटवारी एक ब्रांड है व्यापारियों के लिए। आप एक बहुत चटपटा सवाल, आपकी दाढ़ी का क्या रहस्य है? क्योंकि मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ ये बिल्कुल एक जैसी है, और इससे क्या आपको वेटेज मिलता है या आप फिर बस बतौर शौक ही रखते हैं इसको? नहीं, शुरू में तो चूंकि मेरा ऐसा सोचा कि लगभग 25-28 साल से मेरी ये दाढ़ी है। छात्र राजनीति के समय मैंने रखी थी। चूंकि जब मेरी दाढ़ी नहीं होती है चेहरे पर तो हमारा चेहरा बड़ा एक मासूमियत भरा होता है। तो आप डरावने बनाने के लिए नहीं, मैच्योरिटी के लिए एक तो चेहरे पे अच्छी लगती है और कम से कम एक मैच्योरिटी आए, तो सच है, आप स्मार्ट लगते हैं। धन्यवाद। एक गंभीरता आए
और वो गंभीरता के लिए, चूंकि छात्र राजनीति करते थे, गंभीरता के लिए वो दाढ़ी मैंने रखना शुरू की, क्योंकि वो मेरे चेहरे पे अच्छी लगती थी। तो धीमे धीमे वो मेरी पहचान बन गई, और मेरी पहचान बन गई तो आज मेरी आइडेंटिफिकेशन वो है। और शादी के पहले से रखी दाढ़ी? बहुत पहले से। तो शादी में आपसे कहा लोगों ने कि भाई दाढ़ी हटाओ? नहीं, शादी में मैंने दाढ़ी हटाई। तो शादी के लिए हटाई थी? शादी के लिए मैंने दाढ़ी हटाई थी। तो उस समय जरूर ससुर साहब ने मजाक मजाक में कहा कि भैया देख लो लड़का तो नहीं बदल गया। तो लेकिन अधिकतर मैंने दाढ़ी को रखा है, और बिना दाढ़ी के लोग मुझे आज भी पहचान नहीं पाते हैं। संजय पटवारी इतने सारे संस्थाओं से इतना सारा काम करते हैं, वो कौन सा पदार्थ खाते हैं जिसकी वजह से इतनी ऊर्जा उनमें रहती है? देखिए, सादा जीवन उच्च विचार। मैं आपको बता दूं, अपने जीवन को शायद आपको ताज्जुब लगेगा या हमारे सुनने वाले उन्हें लगेगा। मैंने अपने जीवन में, मैंने जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं पिक्चर नहीं देखी। मैंने अभी तक शायद 2 या 3 बार मैं थिएटर गया हूँ। तम्बाकू का मेरा व्यापार था, मैंने कभी जीवन में तम्बाकू नहीं खाई। जीवन में मैंने अपना कभी पान नहीं खाया। जब मेरी शादी हुई तो भाभीयों ने पान खिलाया कि ये नहीं होता है, तो हमने कहा ये नहीं होता है तो शादी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन पान मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ। तो कुछ आदर्श कभी नहीं खाते? नहीं, कभी नहीं। मेरे मुंह में आप लौंग, इलायची, सुपारी, पान कभी नहीं देखेंगे। तो मेरा अपना मानना है कि सादा जीवन रहे, सादा भोजन करें, और जो ऊर्जा मुझे मिलती है, ऊर्जा की बात की है, वो ऊर्जा मुझे पॉजिटिव कामों से मिलती है, आप लोगों के आशीर्वाद से मिलती है। जब आप अच्छे काम करोगे तो निश्चित ही पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर आएगी, और वही ऊर्जा आपके अंदर दिन भर काम करने का एक रास्ता तय करती है। संजय पटवारी छोटे वर्ग से लेके ऊंचाई तक सभी से जुड़े हुए हैं, सभी के प्यारे हैं, दुलारे हैं। जी। कैसे आपने लोगों के दिल में स्थान बनाया? देखिए साहब, स्थान तो स्वतः नहीं बनता है, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ती है। मेरा अपना मानना है कि शुरू से मेरा ये सोच रही है कि लोगों के काम में कैसे आ सकूं, लोगों के सहायक में कैसे आ सकूं। कई मौके ऐसे आए कि अगर मैं परिवार के बीच में हूँ या अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, वो बीमार है, और अगर किसी पब्लिक के आदमी का फ़ोन आ गया या अगर वो संकट में है, तो मुझे वो परिवार अपना बाद में लगने लगता था। पहले उसकी जो मजबूरी थी, उसकी जो समस्या थी, वो मुझे पहले लगने लगता थी। तो मैं वो सब काम छोड़ के। तो इस मामले में कई बार आपकी जीवन संगनी से विवाद भी हुआ होगा? नहीं, विवाद तो नहीं, लेकिन कभी कभी नाराज हो जाती थी। तो कैसे उनको मनाते? मनाना क्या है, हम कहते थे वो मेरा जॉब है, वो मेरा काम है, उसमें दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। और ईश्वर का ये शुक्र है कि 27 साल मेरी शादी को हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की नौबत नहीं आई है। उनका पूरा कोऑपरेशन है, उनके कोऑपरेशन से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखा गया है, हम अब जब भी कभी कोई भी अखबार उठाते हैं, डेली न्यूज़पेपर, तो आमतौर पे देखा जाता है कि पटवारी जी बहुत सारे उद्घाटन करते हैं, बहुत सारे उद्घाटनों के फोटो उनके देखे गए हैं। कुछ याद आता है आपने कितने हजार उद्घाटन अब तक किए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं बेबाक में कहना चाह रहा हूं कि ये लोगों का प्रेम, जो उद्घाटन आपने बात कहा या कार्यक्रम में जानना कहा, ये लोगों का प्रेम दर्शाता है। ऐसे इस देश में बहुत से नेता हैं जो पैसा देकर उद्घाटन कराते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? जी जी बिल्कुल। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं बेबाक कह रहा हूँ कि लोग पैसे दे के कहते हैं कि मुझे इन्वाइट करो, मुझसे उद्घाटन करो, कराइए आप। लेकिन ईश्वर का प्रेम है, लोगों का स्नेह है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि लोगों के मनों में मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बैठा हुआ हूँ। मेरे अच्छे काम लोगों को समझ में आते हैं, तो लोग चाहते हैं कि मैं उनके प्रतिष्ठान पर आऊँ, उनका शुभारंभ करूँ, या तमाम जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में लोग स्वतः अपने दिल से मुझे बुलाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो मुझे बुला रहे हैं तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उधर जाऊँ, और उनने अगर मुझे सम्मान दिया है तो उस सम्मान को मैं अपनाते हुए अपने आप को धन्य प्राप्त करूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझूं। अच्छा, मुझे एक सवाल याद आ गया कि जैसे आपने हजारों उद्घाटन किए, तो कभी आप सोते हैं, सो रहे में भी आप सोते सोते अगर आपको उद्घाटन की कुछ सपना आ गया तो क्या करते हैं उद्घाटन? नहीं, बात तो आपने ठीक कही है, लेकिन एक्चुअली सोने के पहले मैं ये काम जरूर करता हूँ, जो एनर्जी का काम भी, जो आपने अभी पहले मुझसे पूछा, एनर्जी का काम करते हैं। सोने के पहले बिस्तर पर जब मैं लेटता हूँ तो लगभग 1 या 1.5 घंटे बाद मैं सोता हूँ। 1 और 1.5 घंटे में अपने दिन भर की जो दिनचर्या है उसको मैं रिवाइज करता हूँ, रिव्यू करता हूँ। और मैं वो देखता हूँ कि मेरी आज दिन भर में कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, उसे हम कैसे सुधार सकते हैं, और आगे मुझे किस तरह से अच्छा काम करना है। अपनी गलतियों को सुधारते हुए मैं आगे बढ़ने का काम करता हूँ। सपने भी अगर मुझे आते हैं तो मुझे उद्घाटन के सपने नहीं आते हैं, मुझे सपने आते हैं कि आगे बढ़ के हमें और आगे क्या काम करना है, किस तरह से हमें अपने आप को ठीक करते हुए लोगों की सेवा में आना है। सपने में उस तरह से मैं देखता हूँ, और
पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल जे कलाम ने कहा है कि सपने जो आप वो देखो जो आपको सोने ना दें। सपने आप सोते में ना देखो, सपने आप जागते में देखिए, तो वो सपने जरूर आपके पूरे होंगे। संजय पटवारी जी के और कोई ऐसी शौक जो पब्लिक को नहीं पता, हमारे बंजारा बीट के दर्शकों को बताएं। नहीं, ऐसे आप हमारा शौक मान लें या पैशन मान लें, लोगों के बीच में रहना, लोगों के काम करना मेरा अपना शौक है। दूसरा, साहित्य को पढ़ना भी मेरा अपनी एक रुचि है। हालांकि अब व्यस्तता के कारण बहुत ज़्यादा साहित्य नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ज्ञान एक अथाह समुद्र है और हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए साहित्य को पढ़ना चाहिए। आजकल हमारे सोशल मीडिया पर तमाम अश्लील साहित्य आते हैं, गलत साहित्य आते हैं। हमारे आज की युवा पीढ़ी, अच्छा चुनना चाहिए, युवा पीढ़ी शायद उसमें कहीं खो जाती है, लेकिन अच्छा आप साहित्य पढ़ोगे तो आपकी मानसिकता अच्छी रहेगी, आपकी सोच अच्छी रहेगी। जब आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो निश्चित ही सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी। मैं बता दूं कि जब मैंने बताया कि मैं पिक्चर देखता नहीं था, कुछ करता नहीं था, तो शाम का समय मैं सोचता था मैं कहाँ बिताऊं। मैं आपको बता दूं कि मेरे उम्र के लोग से मेरी दोस्ती कम है, मुझसे ज़्यादा उम्र के लोगों से मेरी दोस्ती ज़्यादा है। मेरा अपना कहीं ना कहीं सोचता कि हमसे जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनका अनुभव ज़्यादा है, उनसे मैं कुछ सीखूं, उनसे कुछ प्राप्त करूं। और मैं व्यायामशाला में जब नहीं पढ़ता था और पढ़ा और उसके बाद भी भगवान की दया से जिस संस्था में पढ़ा मैं उसका अध्यक्ष भी रहा हूँ, LBM का अध्यक्ष रहा हूँ, तमाम सरकारी संस्थाओं और स्कूलों का प्रबंधक रहा हूँ। लेकिन मेरा अपना सोच था कि हम ज्ञान कैसे लें, तो सीताराम जी गुप्ता जिन्हें पूरा बुंदेलखंड बड़े आदर के साथ जानता है, मैं शाम को 5 बजे बाद व्यायामशाला जाता था, उनके पास बैठता था। जब अच्छे विचार के लोग के साथ बैठोगे तो अच्छे विचार आएंगे, तो वो प्रेरणा भी हमें वहाँ से मिली है। सीताराम जी गुप्ता जैसे महापुरुष हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, उन्होंने हमारा मार्ग दिखाया है, हमारे दिग्दर्शक हैं, और उनके और उन जैसे तमाम बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही मैं काम कर पा रहा हूँ। संजय पटवारी जी जहाँ इतनी सारी संस्थाओं में, इतने सारे लोगों के बीच में, इतने सारे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जहाँ भी बात करो लोग आपको बड़े आदर और सम्मान से आपका उल्लेख करते हैं, तो वहाँ आपके कुछ प्रतिद्वंदी भी होंगे, द्वेष रखने वाले भी होंगे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हैं क्या? नहीं, बिल्कुल है। और मेरा अपना मानना है कि भगवान से लेके मानव तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे लोग द्वेष ना रखते हो और जिसको बारे में लोग सोचते रहा हो। भगवान राम के बारे में भी एक धोबी ने कह दिया तो भगवान राम ने सीता को निकाल दिया। इस देश के प्रधानमंत्री से लेके महापुरुषों तक कहीं ना कहीं लोग एक पक्षीय विरोध करते हैं। मेरे भी विरोधी हैं, और लेकिन मेरे विरोधी मुझे ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर मैं कहीं गलत काम कर रहा हूं तो विरोधी मुझे रास्ता दिखाने का काम करते हैं। मैं विरोधियों को सकारात्मक रूप से मानता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, वो मेरे ऊर्जा के स्रोत है। और मेरा अपना मानना है कि विरोध होना चाहिए, सकारात्मक विरोध होना चाहिए। और जहां तक विरोध की बात है, मैं अपने लोगों से कहता हूं कि काम करना मेरा काम है, और विरोध जो कर रहे हैं वो विरोध करना उनका काम है। तो वो विरोधी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपने काम से पीछे नहीं हटना है। ऐसे लोगों से कभी आपको निराशा फील हुई? कभी कभी क्षणिक कष्ट होता है कि कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, अपने आप के अपने आप दवाएं देते हैं उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं, कई ऐसे प्रत्यक्ष दुश्मन मेरे हैं जो मुझसे द्वेष रखते हैं, लेकिन भगवान ने कुछ मौके ऐसे भी दिए कि अगर उनको कहीं कोई काम पड़ गया और तो आप अवेलेबल तो उनने मुझे फोन किया तो मैं उनके सहायता के रूप में उनके सहायता मतलब ये है कि आपको यूं ही लोगों का संकट मोचक नहीं कहा जाता। सर नहीं, संकट मोचक तो नहीं, लेकिन प्रयास है कि लोगों के सहायक होकर उनकी सहायता में मैं क्या काम आ सकता हूँ। भाई कहा जाता है कि आदमी दुख में, दर्द में, पीड़ा में अगर खड़ा हो जाए तो वो सही तैसी माना जाता है। और अगर आपका अंदर ये जो जज्बा है लोगों के साथ उसकी पीड़ा को मुक्त करने का, तो ये यकीनन आदरणीय है। संजय पटवारी जी के और ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि बतानी चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। लोग संजय पटवारी को देखते हैं और देखते हैं कि वो इतने पॉपुलर कैसे, हालांकि मैं नहीं हूँ, इतने पॉपुलर कैसे हैं, और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुझे उन जैसा बनना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि लगभग 33-34 साल का त्याग है। उस त्याग में पिताजी की असंतुष्टता से लेकर, परिवार की नाराजगी को लेकर, अपने व्यापार को नुकसान को लेकर मैंने बहुत कुछ खोया है। अपने परिवार को कहीं कहीं मैंने खोया है, मिस किया है।
अपने व्यापार को मैंने बहुत कुछ खोया है। अगर शायद वह समय में व्यापार में लगा देता तो एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर मैं व्यापारिक क्षेत्र में होता। मैं मानता हूँ, मैं लोगों से अक्सर मजाक में कहता हूँ कि मैं व्यापारी नेता तो अच्छा हूँ, लेकिन व्यापारी अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं व्यापार सही ढंग से नहीं कर पाया हूँ। और पति कैसे हैं? प्रयास करता हूँ कि 100% मैं जो समय दे पाऊँ और अपनी पत्नी को खुश रख पाऊँ। मैं बता रहा था त्याग की बात, संघर्ष की बात। संघर्ष में जब छात्र राजनीति में था तब आरक्षण का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के मैंने भाग लिया। सरकार की तरफ से 17 मुकदमे मुझ पे लगाए गए। किस बात की लगी आपको? आरक्षण विरोधी, दूसरों की वजह से आपने दर्द और पीड़ा झेली। मुझे लगा कि ये उचित नहीं हो रहा है। 17 मुकदमे झेले गए, मैं जेल गया, लंबे समय में जेल में रहा। बाद में सरकार को ये लगा तो सरकार ने वो मुकदमे वापस भी ले लिए। इसी तरह व्यापारिक हित की बात करो, तमाम मुकदमे में झेल रहा हूँ। वर्तमान में मैं झेल रहा हूँ। कोर्ट कचहरी में अगर मैं जाऊँ तो जिस व्यापारी के लिए मुकदमे मैंने झेले हैं वो अपनी दुकानदारी कर रहा होता, मैं कोर्ट में खड़ा होकर अपनी पेशी कर रहा होता हूँ। तो तमाम समस्या मैं झेल रहा हूँ और झेलता हूँ, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर पहुँचने तक उसका संघर्ष में जीवन रहता है। उसे भी आदमियों को देखना चाहिए, उस संघर्ष को देख के ही आदमी आगे बढ़ता है। और तमाम ऐसे संघर्ष, मैंने तमाम एक्सीडेंट झेले। कहीं कोई बात है, कोई हादसा हो गया, उन्होंने कहा तत्काल आप मेडिकल में आ जाओ, एक्सीडेंट है। तो फिर मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं हेलमेट लगा नहीं लगाया हूँ, मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, मुझे लगता है मुझे जल्दी पहुँचना है। मैं कम से कम 4-5 बार अपने शरीर का एक्सीडेंट करा चुका हूँ, महीनों बिस्तर पर रहा हूँ। उसके बाद ईश्वर की कृपा से फिर मैं स्वस्थ होकर लौटा हूँ और फिर मैं अपने काम में लग गया हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर दूसरों के लिए जीने में आपको मजा आता है। मुझे लगता है शायद ईश्वर ने मुझे इसलिए बनाया है कि मैं दूसरों के काम आ सकूं, और उसका मैं प्रयास करता हूं कि मैं किसी तरह उनके लिए मैं रहूं, उनकी मदद के लिए मैं रहूं। संजय पटवारी को गुस्सा कब आता है? मेरा प्रयास होता है कि मैं गुस्सा ना करूं, लेकिन अगर काम तो है। हाँ बिल्कुल, काम के बीच में अगर कहीं कोई अड़चन आ जाती है तो दूसरों पर गुस्सा होना मेरी फितरत में नहीं है, लेकिन हो जाता हूँ। लेकिन लोगों को ये मालूम है कि ये गुस्सा जो हम लोगों से हो रहा है, अपने लोगों से, अपने मित्रों से, अपने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से हो रहे हैं, वो मेरा प्यार समझते हैं और इसीलिए मेरी गुस्सा को किसी ने लिया नहीं। और मैं एक बात और बता दूं कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा अपना मानना है कि लोग मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। मेरे पद के साथ लोग कम जुड़े हुए हैं, मेरे आचार व्यवहार या मेरे व्यक्तित्व से लोग जुड़े हुए हैं। और हम कहीं भी किसी स्थिति में रहें, लोग मेरे साथ इसलिए खड़े रहते हैं कि लोग हमारे साथ दिल से हैं। संजय पटवारी का एक और अंदर का पक्ष ये कि मान लीजिए वो कभी कुछ अपने मन का करना चाहें, चूँकि आप बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, तो आपको कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ा? जीवन एक मुश्किल का भरा हुआ एक पहलू है और तमाम मुश्किलें आई हैं और आती रहेंगी। मैंने बताया नहीं आपको कि मेरा व्यापार है। आज मैं अपना व्यापार नहीं देख पाता, मैं स्टाफ हमारा जो दिख रहा है जैसे दिख रहा है, परिवार में अगर कहीं जाना है, और अब जब बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, मेरी बिटिया जॉब में है, मेरा बेटा हायर एजुकेशन में है, वो पढ़ रहे होते हैं और कहीं उनकी कोई डिमांड आ जाती है या वो कहते हैं कि पापा वहाँ चलना है, और अगर मैंने किसी को और दूसरे को समय दे रखा है तो मैं पहले वहाँ जाता हूँ, तो निश्चित ही बच्चों की नाराजगी का शिकार भी मैं होता हूँ, लेकिन उनकी परवाह न करते हुए मैं लोगों के लिए समर्पित रहता हूँ। इस जन्म में और क्या करना बाकी है आपका? क्या प्लान है आगे आपका? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। नहीं, जो भी कुछ है इसके अलावा मेरा प्लान ये है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता की सेवा में मुझे किस तरह और आगे आना चाहिए। अभी तो मुझे लगता है कि मैंने कोई काम ही नहीं किए हैं। आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इस ढंग से ले रहे हैं, और आगे मैं और कितना अच्छा कर सकता हूँ। कोई खास प्लानिंग, कोई इलेक्शन लड़ना या कुछ और बड़े कद पे जाना? नहीं, मेरी प्लानिंग देश भावना लोगों के चर्चा का विषय है कि संजय पटवारी जी कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा करने का मन में रखते हैं, तो आज मैं चाहता हूँ वो मन का दरवाजा खोलिए और बताइए। देखो, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है और मैं आपको एक बात बता दूं और लोग जो सुन रहे हैं उनको वो भी समझ लें। संजय पटवारी को अगर इलेक्शन लड़ना होता, संजय पटवारी को कोई भी चुनाव लड़ना होता, तो उसके लिए होते हैं राजनीतिक मंच। तमाम राजनीतिक मंच है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा। 33 साल की राजनीति मैंने व्यापार मंडल में की है। अगर यही राजनीति, व्यापार मंडल कोई टिकट नहीं देता है, व्यापार मंडल कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, व्यापार मंडल से लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव लड़ा जाता है राजनीतिक पार्टियों से। अगर मुझे चुनाव लड़ना होता
तो मैं राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करता, उस पार्टी के माध्यम से मैं टिकट लेता, फिर मैं काम करता। लेकिन मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक पार्टियों का अपना काम है, मेरा अपना काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर मुझे राजनीति करना होती तो मैं आज कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता। हालांकि एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं सदस्य हूँ। सदस्य इसलिए हूँ कि उसकी सोच मेरी सोच से मिलती है। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी से का मैं एक साधारण सा सदस्य हूँ और राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए उसका जो उद्देश्य है वो मुझे अच्छा लगता है। मेरी भी प्राथमिकता रहती है कि देश हित में मैं क्या कर सकता हूँ। आपने पूछा मेरा क्या उद्देश्य है, देश की सेवा मैं और कैसे कर सकता हूँ, देश हित में मैं अपना किस तरह त्याग कर सकता हूँ, योगदान कैसे दे सकते हैं, उस तरफ मैं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि राष्ट्र, हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा इंडिया किस तरह से विश्व पटल पर आगे आए। और एक समय जब हम और आप जब बचपन में हुआ करते थे तब सुनते थे भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। तो आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हुआ करती थी नहीं, भारत को सोने की चिड़िया आज होना चाहिए। उसके लिए हमें भारत में किस तरह का योगदान देना चाहिए, उद्योग व्यापार से लेकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम कितना अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, वो समर्पित करते हुए अपने आप को देश हित में, लोगों को देश हित में जोड़ते हुए अपने राष्ट्र को 200 से अधिक इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में देश है, उस देश में नंबर 1 पर अगर कोई देश होना चाहिए तो वो हमारा हिंदुस्तान होना चाहिए। उस सोच के साथ हम काम करते हैं। संजय पटवारी जी का से एक अगर काल्पनिक सवाल, एक ऐसा सवाल पूछा जाए, इतना सब कुछ किया, मैं सुन रहा हूँ आपके मुंह से, हालांकि आपने इसको स्वीकारा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर संजय पटवारी का अगला जन्म होता है तो वो क्या इसी रूप में वापस आना चाहेंगे या कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे अपने आप में? मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगला जन्म नहीं, जब भी मानव जन्म मिले तब मुझे इसी रूप में वो मुझे इस धरती पर जन्म दे, भारत में, इस धरती पर, इस भारत में और इस बुंदेलखंड में। ये बुंदेलखंड लोग बड़ा पिछड़ा कहा करते थे, लेकिन अब वो बुंदेलखंड पिछड़ा नहीं है। हमारे बुंदेलखंड के जो कर्मवीर लोग हैं आज वो बुंदेलखंड को बहुत आगे ले गए हैं। इस धरती की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, मानव रूप में हम लोगों के सहायक कैसे हो सकते हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मानव जन्म में हर जन्म मुझे इसी तरह से मुझे दे। और मैं हर जन्म में ये सोचूंगा कि अगले जन्म जो हमारा निकल चुका जन्म है उससे अच्छा मैं और क्या काम कर सकता हूँ। और मानवता की सेवा के लिए, इस देश की सेवा के लिए, इस बुंदेलखंड की सेवा के लिए मैं सदैव ईश्वर से प्रार्थना करूँगा हर जन्म मुझे इसी तरह दे। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, संजय पटवारी इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ किया है, कुछ ऐसा भी है जो वो कर नहीं पाए हो, उनके मन में मलाल हो? बिल्कुल है, मेरे मन में मलाल ये है कि मैं बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया। शुरू से मैं बता दूं कि मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुझान नहीं था। मैं एक अच्छा विद्यार्थी कभी नहीं रह पाया। बंक करते थे कॉलेज, स्कूल बंक तो नहीं किए मैंने, लेकिन स्कूल जाने से कतराता जरूर था। मज़ा नहीं आता था और पढ़ने में कभी मन नहीं लगा। ग्रेसिंग मार्क्स पे मैं हमेशा पास हुआ हूँ और मुझे लगता था कि पढ़ाई से अच्छा मेरा और जो काम है वो ज़्यादा मार्क्स। व्यावहारिक जिंदगी में तो आपने सारे एग्जाम टॉप किए। नहीं, वो आपका अपना सोच है। मैं अभी व्यवहारिक जिंदगी में, सामाजिक दृष्टि में पासिंग मार्क्स पे ही खड़ा हूँ। मुझे अभी बहुत कुछ काम करना है, लेकिन अच्छी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि जीवन में ऊपर उठने के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है और अच्छी शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं शायद उतना अच्छा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया हूँ, एक अच्छा विद्यार्थी मैं नहीं बन पाया हूँ, लेकिन भविष्य में और आने वाले जन्मों की अगर आप बात करें तो मैं प्रयास करूँगा कि एक अच्छी एजुकेशन होना भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें होना चाहिए। और बाकी मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना मानना है कि भगवान हमने और आपने नहीं देखे। मेरा मानना है कि इस दुनिया में अगर कोई भगवान है तो वो हमारे माता पिता हैं और उन्हें मैंने भगवान की तरह चाहा है। मेरे पिताजी जब बीमार हुए तो लगभग 6 महीने में बिस्तर पर रहे, तो मैंने उनकी सेवा की है। तो हर व्यक्ति को अपने माता पिता को भगवान मानना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए।
पटवारी जी, हमारी चैनल बंजारा बीट्स एक इंटरटेनमेंट चैनल है, शिक्षाप्रद और इंफॉर्मेटिव जानकारियां हम लोग उपलब्ध कराती हैं। आप हमारी चैनल के माध्यम से नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो बंजारा बीट्स के पूरे ग्रुप को, आपको और आपके साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे नाचीज व्यक्ति को आपने इंटरव्यू लिया। शायद मैं इस लायक नहीं था, इस काबिल नहीं था, लेकिन आप आए, मुझे अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले कहा, लोगों ने मेरा इंटरव्यू दिख रहे होंगे कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, अपने जीवन को एक उद्देश्य बनाना, किसी भी फील्ड में आप जाएं, आप शिद्दत के साथ जाएं, 100% आप उस फील्ड में जाएंगे। कोई फील्ड बुरी नहीं है, कोई इस दुनिया में कोई काम बुरा नहीं है। काम करने की आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए। आप संपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ काम करें, अच्छा पढ़े, राष्ट्रभक्त बने, देशभक्त बने, अपने माता और पिता को भगवान मानते हुए उनकी पूजा करें, उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे आप, तो निश्चित ही आप, भगवान ने आपको जो जन्म दिया है वो आपका जन्म सार्थक होगा और आप अपने दोस्तों से भटकेंगे नहीं, बिना भटके हुए आप अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे। तो अच्छे विचारों के साथ, देश सेवा के साथ, माता पिता की सेवा के साथ अपने उद्देश्यों में आगे बढ़े, अच्छा पढ़े, अच्छा सुने, अच्छा समझे और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो निश्चित ही आपका, हमारा, या जो हमारे लोग हैं, ये धरती पर जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, उनका भविष्य अच्छा है। आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। हम बहुत विरोध कर रहे हैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड। अभी जब हम बात कर रहे थे आप और हम इंटरव्यू के पहले, तो अब आप और हम बात कर रहे थे हमारी और आपकी परिस्थिति पढ़ने में, एजुकेशन में वो सुविधाएं नहीं थी, लाइट नहीं थी, वो सुविधाएं नहीं थी। स्कूल हमारे घर से 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर होते थे। परिस्थितियां बदल गई। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। उन परिस्थितियों का लाभ लेते हुए हमें अपने आप को कैसे मैच्योर करना है, अपने आप को कैसे बढ़ाना है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर हम अपना काम करेंगे तो निश्चित ही हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए सहायक होंगे। तो ये थे संजय पटवारी, जिनसे हमने सीधी बेबाकी से इनसे बात की। कहीं ये द्रवित हुए, कहीं इनकी आंखें नम हुई और कहीं इन्होंने बेबाकी से अपनी बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू, धन्यवाद। हिम्मत और मेहनत से करें नई तैयारी, हम जो हिम्मत ना हारे तो हारेगी महामारी। हम हैं व्यापारी, हम हैं व्यापारी, हम हैं व्यापारी, हम हैं व्यापारी। सैनिटाइजर, मास्क और डिस्टेंसिंग रखकर चलो करे व्यापार हमारी कमर को कसकर। बहुत हुआ आराम, चलो अब बाहर निकले, अब करनी है कमाई वरना होंगी मुश्किलें। चलो उठाएं फिर से अपनी अपनी जिम्मेदारी। हम हैं व्यापारी, हम हैं व्यापारी, हम हैं व्यापारी, हम हैं व्यापारी, हम व्यापारी, हम हैं व्यापारी। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।